मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार, यथोचित अभिवादन। रात के 9:30 बज चुके हैं और अब वक्त है दृष्टिकोण का, यानी दिन भर की खबरें और खबरों के साथ उनका विश्लेषण। लेकिन आज मैं विश्लेषण या खबरें शुरू करूं उससे पहले ये जो खुशी है, या कहें कि ये जो जिसको अवार्ड, जो YouTube का सिल्वर बटन अवार्ड है, और ये अवार्ड ये मेरा नहीं है, सिर्फ ये आप सभी का है। तो मैंने कहा कि आज का मैं जो दृष्टिकोण शुरू करूं उसको, इस अवार्ड को आप लोगों के साथ साझा करते हुए ही शुरू करता हूं, क्योंकि सबसे जरूरी है कि जो जिसको मैं बार बार कहता हूं कि आप सभी लोगों का जो ये अवार्ड है, ये आप सभी लोगों के साथ में साझा करूं और इसी से शुरुआत करूं, और उसके बाद फिर जो दूसरी खबरें। अच्छा, चूंकि मैं सोच रहा था, मुझे मेल भी आई, YouTube तो वहां से मेल आती है, तो उन्होंने कहा कि आप अनबॉक्सिंग की तैयारी कैसे कर रहे हैं। तो अब हम जैसे लोगों का संकट ये होता है कि वो बहुत वाव, यस 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 इस टाइप से नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोशिश मैं करूंगा कि जो मेरा स्वभाव है, जिस तरह से मैं बात कर सकता हूं उस तरह से। अनबॉक्सिंग तो इसकी हमने कर दी, हमारी बेटियों ने कर दी, लेकिन कोशिश करूंगा कि इसके बहाने एक दिन एक छोटी सी बातचीत में जरूर करूंगा। ये जो YouTube का सिल्वर बटन अवार्ड आप लोगों की ताकत से मुझे मिला है, और मैं आज की शुरुआत सबसे पहले जो कर रहा हूं वो बहुत बड़ी खबर है, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। वैसे तो 7वें दौर की आज वार्ता हुई है, कमांडर स्तर की, जो भारत और चीन की सेना के बीच, लेकिन बहुत कुछ कॉन्क्रीट निकल कर आया ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। अगर ऐसा कुछ आएगा तो उसको मैं आगे जरूर बताऊंगा आप लोगों से। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 44 पुलों का लोकार्पण किया है। ये देश के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है, और वो 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो रक्षा रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं, आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, लोगों का जीवन स्तर बेहतर करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, ये ऐसी जगहों पर, ये जहां दुर्गम इलाके थे, जहां 2 पहाड़ियों के बीच में जो घाटी थी उससे जाने का रास्ता नहीं था, ऐसे 44 पुलों का लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। जो जम्मू कश्मीर में, वहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उन्होंने किया है, और यह आर्थिक तरक्की के लिए, लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए तो होगा ही। जम्मू कश्मीर में 10 नए पुल हैं, और जो अच्छी बात है कि अस्थायी जो पुल हैं उनको स्थायी पुलों में बदला जा रहा है, यानी जो टेम्परेरी बने थे वो स्थायी पुल होंगे, यानी परमानेंट, किसी भी मौसम में आ जा सकेंगे लोग। तो लोग के साथ सेनाएं, लोग के साथ रसद, लोग के साथ उपकरण, और जितना बेहतर बनाया जा रहा है कि जैसे नीमू पुल की बात करें, नीमू जो जिसकी आपने चर्चा सुनी होगी, उस चौकी पर प्रधानमंत्री गए थे, तो जो 24 टन वाला पुल था, यानी जिस पुल पर 24 टन का भार जा सकता था, अब उस पुल पर 70 टन का भार जा सकता है। इतना बढ़िया पुल बना दिया है हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन के इंजीनियरों, कुशल कारीगरों ने। तो उन सब को सैल्यूट, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और हम जब ये सब खबरें सुनते हैं, बात करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि आखिर क्या वजह है कि चीन जैसे तानाशाह, निरंकुश, पता नहीं क्या क्या उसके लिए शब्द इस्तेमाल करें, उन सब जिसको कहते हैं कि दुनिया को दबाने की कोशिश करने की उसकी कोशिश चलती रही, और भारत में आकर वो रुक जाती है। क्यों इतने बार बार कमांडर स्तर की वार्ता चल रही है, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय? ये इसीलिए क्योंकि भारत ने अपनी तैयारी इस बार बहुत दुरुस्त कर ली है, जल थल नभ तीनों से। और आपने वायुसेना प्रमुख का बयान तो सुना ही था। और अब जैसे ये जो पुल बने हैं, लेह से मनाली के रास्ते नया पुल बन गया है, ऐसे ढेर सारे हैं। करगिल में पुल बना है, सियाचिन में पुल बना है, दौलत बेग ओल्डी के रास्ते पर पुल बना है, जो DBO, जिसको बार बार कहा जाता है कि सबसे ज्यादा नाराज
इसी वजह से तो ये 44 पुल बन गए हैं और लद्दाख में करीब 50 नए पुल बन रहे हैं ऐसे। ये सब रणनीतिक जगहों पर हैं। अगले 6 महीने से 1.5 वर्ष में ये पुल बन जाएंगे। ये लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह डीजी हैं बीआरओ के, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने ये बताया। तो ये बेहद जरूरी खबर थी, मैंने कहा पहले इसी से आज शुरुआत करनी चाहिए। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सितंबर में 7.34% बढ़ा है। उसके पहले की अगस्त की बात करें तो 6.69% था। इसका मतलब कि महंगाई दर बढ़ रही है, जो महंगाई के बढ़ने की रफ्तार, महंगाई दर वो बढ़ रही है। तो ये चिंता का विषय हो सकता है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 6% महंगाई दर का लक्ष्य रखे हुए है और वहां जाने के बाद ही फिर वो कोई और फैसला लिक्विडिटी के लिहाज से ले सकेगा। लेकिन सरकार चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग खर्च करें। अब इस वक्त जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जिनके पास पैसे ही नहीं है, उनको जरूरी है कि इतने पैसे दिए जाएं, लेकिन जिनके पास पैसे हैं, सरकारी नौकरी वाले, जिनको एलटीसी मिलती है घूमने के लिए, जिनके पास पैसे, सरकार ने तनख्वाह में कोई कटौती नहीं की, डीए में भले कटौती हुई लेकिन तनख्वाह में कोई कटौती नहीं हुई, उन लोगों की जेब से कुछ रकम निकले, उसका कुछ इंतजाम आज सरकार ने किया। ये मोटा मोटा करीब 73,000 करोड़ का कुल बता रहे हैं कि राज्यों को कर्ज, जो लिक्विडिटी देंगे, जो अलग तरीके से पैसे देंगे। 25,000 करोड़ राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा, 12,000 करोड़ रुपया जिसको केंद्र सरकार खर्च करेगी, और ये जो 25,000 करोड़ है इसको राज्य सरकारें सड़क, रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा, वाटर सप्लाई यानी जल आपूर्ति, अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास और दूसरे कामों के लिए कर सकते हैं। तो मोटा मोटा जो ये निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि 31 मार्च 2021 तक ये कंज्यूमर स्पेंडिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये जो डिमांड इससे बढ़ेगी, ये 73,000 करोड़ रुपए की होगी। अब इसके लिए क्या किया है उन्होंने? एलटीसी जो मिलती है, जो जिसको कहते हैं ना कि आप छुट्टियों पर जाइए, सारा पैसा आपको मिल जाता है, तो वो जो उसमें किराया है उसका 3 गुना तक, और जो छुट्टियों का एनकैशमेंट होता है वो सब मिला के, लेकिन वो 3 गुना जो आप खर्च करेंगे तो आप छुट्टियों पर न जाकर उससे सामान खरीद सकते हैं। कौन सा सामान खरीद सकते हैं? कोई भी, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सारी चीजें जिसपे 12% से ज्यादा जीएसटी है, और साथ ही 10,000 रुपए का एक एडवांस भी पेमेंट मिल गया है। वो रुपए कार्ड मिलेगा, 10,000 लोडेड रहेगा, आप उसको लेके भी खर्च कर सकते हैं और उसको आप 10 किश्तों में 1,000 रुपए करके लौटा सकते हैं। तो अच्छा फैसला है, लेकिन इसमें बस मैं यही कहूंगा कि ये लोग तो वैसे भी, सरकारी नौकरी करने वालों को वैसे भी कोई मुश्किल नहीं हुई, उनके पास पैसे की वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। बेहतर होता कि दूसरे लोगों के जेब में भी कुछ और पैसा डालने का इंतजाम हो जिससे वो भी खरीदें। लेकिन ठीक है, ये लोग भी खरीदारी करेंगे तो अभी त्योहारी सीजन में, धनतेरस में, दीपावली में, छठ में, या जो भी त्योहार आ रहे हैं, इन सब में कम से कम दुर्गा पूजा के समय, दशहरे के समय कम से कम वो खरीदारी करेंगे और उसका लाभ लेने की कोशिश करेंगे। अभी भारत जो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं कि एग्रेसिव पॉलिसी बना रहा है, उसमें एक एनर्जी एंड गैस सेक्टर भी है। आज कुवैत के तेल मंत्री डॉक्टर खालिद अल फधेल, ये आज से दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान जी, जो हमारे तेल मंत्री हैं, उनसे मुलाकात हुई और धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के बीच में ऊर्जा संबंध कैसे बेहतर हो सकते हैं, 2-वे इन्वेस्टमेंट इन ऑयल एंड गैस सेक्टर, और कुवैत और भारत के बीच जो बेहतर संबंध है उसकी बात भी धर्मेंद्र प्रधान ने की। ये बहुत जरूरी है क्योंकि दुर्भाग्य से इस देश की कोई एनर्जी पॉलिसी ही नहीं थी, ऊर्जा नीति ही हम नहीं बना रहे थे। हमारी 3 कंपनियां थी, उन 3 कंपनियों से हम कच्चा तेल खरीद लेते थे, उसको रिफाइनरी में डालते थे और उसको पेट्रोल पंप पे बेच देते थे। सरकार सब्सिडी दे देती थी, कीमत कम हो जाती थी, नहीं देती थी, कीमत बढ़ जाती थी। इतनी खराब पॉलिसी। और अच्छा है कि अब धीरे धीरे हम इस मामले में भी आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक बात मेरी समझ में आज तक नहीं आती
कि इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल 3 कंपनियां क्यों हैं। सरकारी कंपनी है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती, लेकिन ये 3 की तीनों एक कंपनी होनी चाहिए। जब सरकार की ही कंपनी है, सरकार की ही जवाबदेही है, तो इसको एक कंपनी क्यों नहीं कर दिया जाता आईओसीएल के तौर पर, जैसे बैंकिंग का मर्जर है। मुझे लगता है कि ये वक्त की जरूरत है कि देश में एक सरकारी पंप हो और दूसरे प्राइवेट पंप जैसे रिलायंस है, एसआर है, ये चला रहे हैं कई जगह, दूसरे लोग भी खोलना चाहें तो वो खोलें, उसको ओपन अप करना चाहिए। सरकारी खरीद, क्योंकि किसानों का आंदोलन तो अभी चल रहा है जगह जगह, और उन कहें कि जगहों में सबसे ज्यादा जगह कहां है, पंजाब, और उसके बाद कहां है, दिल्ली। दिल्ली का जंतर मंतर, तो यहां लोग आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग आए, दूसरे लोग आए, अब आज आम आदमी पार्टी के लोग भी यहां आकर उन्होंने प्रदर्शन किया, अरविंद केजरीवाल भी उसमें शामिल हुए। और कमाल की बात यह है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई नहीं शामिल थी, पंजाब इकाई ने यहां प्रदर्शन किया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि पंजाब में ये बड़ा मुद्दा है और बड़े किसानों का एक उनकी मोनोपोली टूट रही है, या उनको कहें कि भ्रम है कि हमको इससे लाभ नहीं होगा। हरसिमरत कौर बादल इसीलिए छोड़कर चली गई सरकार से बाहर, और अब पंजाब में जो कहें कि मुकाबला होगा वहां भी 4 कॉर्नर होने जा रहा है। जब 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस होगी, अकाली दल होगी, आम आदमी पार्टी होगी और भारतीय जनता पार्टी होगी। लेकिन ये सब जिसलिए हंगामा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि एमएसपी इसमें नहीं लिखा है कि सब खरीदेंगे। अब सवाल यह है कि एमएसपी सब कोई खरीद नहीं सकता, 4 से 6% की खरीद होती है, और अभी भी वो खरीद हो रही है, हर साल बढ़ रही है। मैं उसको आपको विस्तार से बता चुका हूं, लेकिन ताजा आंकड़ा मैं आपको बता दूं, 11 अक्टूबर तक, आज 12 अक्टूबर है, 11 अक्टूबर तक 8,032 करोड़ 62 लाख रुपए की धान की सरकारी खरीद हो चुकी है। 3.57 लाख यानी 3,57,000 किसानों को इसका फायदा हुआ है। उनसे 42,55,000 टन ये खरीद की गई है। और इसके अलावा जो दाल तिलहन की खरीद है वो भी हुई है, वो 30 लाख टन की गई है। वो तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, यूपी और आंध्र प्रदेश के किसानों से की गई है। तो ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है कृषि कानून के खिलाफ, लोग सर्वोच्च न्यायालय में भी गए हैं, याचिका भी चली गई, इन सब के बीच में सरकारी खरीद का ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना चाहिए। चाइनीज वायरस, हम ये लड़ाई जीत रहे हैं धीरे धीरे, और जो 10 लाख से कम मामले संक्रमण यानी 24 घंटे में, 9 लाख से कम मामले, और अब आज जो आंकड़ा आया है वो बहुत आशा भरा है। 8,61,853 पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या है। और अभी तक जो भारत ने कुल जांच की है 8,78,72,093, और जो 24 घंटे में हुई है वो 9,94,851। मुझे लगता है कि ये आंकड़ा जो 15 लाख तक गया था उसको 15 लाख तक पहुंचाना चाहिए। अगर आप टेस्टिंग कम करेंगे तो ये ठीक नहीं है। पिछले 24 घंटे में 816 जाने हम नहीं बचा सके, ये आंकड़ा 1000 के ऊपर रहा करता था। अच्छी बात है कि इसको हम नीचे लाने में कामयाब रहे हैं। 309 जाने इसमें से सिर्फ महाराष्ट्र में गई, यानी 816 में से 309 सिर्फ महाराष्ट्र में। तो आप इस स्थिति की भयावहता को समझ सकते हैं। 66,372 नए मामले आए, 66,372 न्यू केसेज हैं, और ठीक होने वाले 71,559, 71,559। तो ये बहुत अच्छा है। और जो नेशनल रिकवरी एवरेज है, राष्ट्रीय औसत जो सुधार का है, वो 86.36 हो गया है। 61,50,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। 5 जो सबसे बड़े राज्य हैं जो ठीक हो जाए, उसमें महाराष्ट्र तो बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 5 राज्य हैं। फिर से नाम सुन लीजिए, महाराष्ट्र नंबर 1, कर्नाटक नंबर 3, केरल नंबर 4, आंध्र प्रदेश और नंबर 5 तमिलनाडु। अगर इसको ठीक कर लिया जाए तो शायद स्थितियां और भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन दूसरी गतिविधियां बेहतर हो रही हैं। जो 4 अक्टूबर को हवाई यात्री जिन्होंने सफर किया, हवाई जहाज का इस्तेमाल किया, वो 1,78,431 थे, यानी 1.25 लाख पार कर गए हैं। इस महीने के अंत तक 2 लाख कहा था और दिवाली के बाद
3 लाख कहा था दिसंबर तक हरदीप सिंह पुरी जी ने, वो लगभग हो रहा है। और भारत और यूएई के बीच भी एयर बबल एग्रीमेंट हो गया है। एयर बबल मतलब कि 2 देशों के बीच का समझौता, जिसमें एक जगह से हवाई जहाज उड़ेगा और दूसरी जगह जाएगा, वहां से उड़ेगा, यहां आएगा। इसमें बीच में कोई कहीं और किसी देश में न रुकेगा न जाएगा। लेकिन एयर बबल समझौते से फायदा क्या होता है कि अब जो यहां से लोग जाएंगे उनको बेवजह दूतावास में जाके पंजीकरण नहीं कराना होगा, और दूसरी जो मुश्किलें हैं कागजी कार्रवाई, उससे वो ठीक हो जाएंगे। आज पश्चिम बंगाल के चुचुड़ा रेलवे स्टेशन पर लोगों ने खूब जमकर हंगामा किया। ट्रेन रोक ली, ट्रेन के आगे पटरियों पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि सभी ट्रेनें चलाई जाएं, जिससे आने जाने की दिक्कत खत्म हो। अभी सिर्फ विशेष ट्रेनें चल रही। ये मुझे लगता है एक सबसे महत्वपूर्ण मांग है जो सरकार को सोचना चाहिए। हालांकि सरकार वहां ट्रेनें चला रही है जहां से वेटिंग लिस्ट बहुत बढ़ जा रही है, जहां ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर ट्रेनें चला देनी चाहिए, जिससे कि लोग यात्रा करना शुरू करें। कुछ दिन सरकार को, रेलवे को घाटा हो सकता है, लेकिन ये धीरे धीरे पुरानी स्थिति में आएगा। और आज एक और मांग बीजेपी के जो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद बंगाल से स्वपन दास गुप्ता जी, उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को लिखा है कि सभी सबअर्बन ट्रेनों को पश्चिम बंगाल में चलाने का इंतजाम कीजिए, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। ये बहुत जरूरी है। और अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में आज बत्ती गुल हो गई। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन 4 से 5 घंटे बंद रही। लोगों के घर में बिजली चली गई, बिजली पानी का संकट खड़ा हो गया। लोगों को दफ्तर जाने के लिए नहाने का पानी नहीं मिला, और लोकल ट्रेनें थम गई तो जो जहां था वहीं घंटों उसको इंतजार करना पड़ा। 4 से 5 घंटे लग गए उसको रिस्टोर करने में। ग्रिड फेल्योर की बात आ रही, और अंत में सेंट्रल टीम गई। आरके सिंह जो यूनियन पावर मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि ज्यादातर में पावर सप्लाई रिस्टोर कर दी गई है। 2000 मेगावाट में से 1900 मेगावाट रिस्टोर कर दिया गया। ये जो उनका बयान है वो शाम 5 बजे के आसपास का है। और उन्होंने कहा कि हम केंद्रीय प्राधिकरण की टीमें मुंबई भेज रहे हैं, जो राज्य के वितरण कंपनियों के साथ बैठेंगे और देखेंगे कि कहां गड़बड़ हुई। 2013 में सुशील शिंदे ऊर्जा मंत्री थे, मुझे ध्यान में आ रहा है, तब भी नॉर्दर्न ग्रिड फेल हो गया था और आधे भारत की, उत्तर भारत की बिजली चली गई थी। ये सब खबरें आती हैं तो कई बार ये लगता है कि सरकार में कौन है, इन प्रश्नों का उत्तर ऐसे समय पे ठीक से सोचना चाहिए। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये, बिजली, पानी, सड़क। और हालांकि आज सोनू सूद ने बहुत हल्की टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में लोगों को 2 घंटे बिजली नहीं नसीब होती है। मुंबई वालों, अगर 2 घंटे बिजली नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो। अब सुनने में तो ये बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये उसी तरह का तथाकथित समाजवादी विचार है जिसमें सबको सब देने के लिए किसी को कुछ नहीं दिया जाता, और सबको सब तो कतई नहीं मिलता। मुंबई के लोगों को अगर 24 घंटे बिजली मिल रही है तो बेहतर होगा कि दूसरे लोगों को मिले। गांवों में भी बिजली की स्थिति बेहतर हुई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंच गई है। तो उसको ठीक करेंगे, या मुंबई में बिजली चली जाती है कहेंगे कि गांव में देखो, शहर में देखो, कई जगह 2 घंटे बिजली नहीं मिलती। ये बड़ा खराब बयान था सोनू सूद का। इधर कई ऐसे बयान वो हल्की टिप्पणियां करते रहे। ये अच्छा नहीं है उन्होंने जो किया है। दिल्ली में आज दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने एक मामला आया जिसमें कहा गया कि भाई रिपब्लिक टीवी, अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी, नविका कुमार, राहुल शिवशंकर, टाइम्स नाउ, इन सबको रोकिए कि ये बॉलीवुड को बैड लाइट में दिखा रहे हैं। और ये लोग सब मिलकर गए थे। अब देखिए इसमें क्या होता है। 34 प्रोड्यूसर गए हैं और ये कह रहे हैं कि आप इनको रोक दीजिए कि बॉलीवुड के बारे में कोई बात न करें। ये कैसे संभव है? ठीक है कि किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगने चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि मीडिया की ही वजह से ढेर सारे मामलों में सच्चाई निकलकर सामने आती है, और कोई ऐसे कहेगा कि हमारे बारे में खबरें न चलाइए। बेहतर होगा कि आप अपने कर्म ठीक करें, बॉलीवुड को नशे से मुक्त करें, बॉलीवुड को वंशवाद से मुक्त करें, बॉलीवुड को रैकेटिंग से मुक्त करें, नेटवर्क से मुक्त करें, और उसको इस तरह से सारी समाज की बुराइयों का अड्डा बनने से रोकें,
और वो टीवी पर दिखाने से भी रोके, सिनेमा हॉल में भी दिखाने से रोके। देखिए माननीय न्यायाधीश महोदय इस पर क्या फैसला सुनाते हैं। एक दिल्ली से आज अच्छी खबर है। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, ये इसकी पहली बोर्ड मीटिंग हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया और कहा कि यहां से हमारा लक्ष्य होगा कि यहां से निकलने वाले हर बच्चे को जो नौकरी वो चाहता है वो मिल जाए उससे। ये बहुत अच्छी खबर है। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, बेहतर होगा कि अच्छे से शिक्षा संस्थान केंद्रीय हों या राज्यों के हों, अच्छे से बने, वहां से छात्र बढ़िया गुणवत्ता वाली शिक्षा लेकर निकले, कुशल होकर निकले और उस कौशल से बढ़िया काम करें, अच्छी नौकरी लें, अच्छा काम करें, दूसरों को नौकरी दें। एक खबर जो मुझे लगता है कि बताना चाहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं और राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि हर मंत्रालय में संघ ही बैठे हुए हैं। तो हर मंत्रालय में तो नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और उनके विचारों के आधार पर काम करने वाले ढेर सारे प्रकल्प चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक ऐसा ही प्रकल्प है, एक ऐसा ही संगठन है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जो वनवासियों के बीच में काम करता है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं रामचंद्र खराड़ी जी। रामचंद्र खराड़ी जी रहने वाले हैं प्रतापगढ़ के। प्रतापगढ़ मेरा जिला नहीं, उत्तर प्रदेश का नहीं, ये राजस्थान के हैं और ये अभी ये तीसरे अध्यक्ष बने हैं। और अभी ये जो बाला साहब देशपांडे, अच्छा नहीं, ये तीसरे अध्यक्ष हैं, तो इससे पहले अलग अलग रहे लोग। और अभी जगदेव राम जी के निधन के पश्चात यह पद रिक्त हुआ और अब उन्होंने इसकी जिम्मेदारी संभाली है। ये सरकारी सेवा में थे, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम रहे और फिलहाल उसके बाद जब वहां से निकले तो वो चले गए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम में, जो वनवासियों के बीच में काम करता है। शुभकामनाएं उनको, क्योंकि ऐसा काम करने वालों को शुभकामनाएं देनी चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनको जानना भी चाहिए। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी कहते हैं कि संघ उन्हीं लोगों की वजह से जाना जाता है जिनको लोग पहचानते नहीं, उन्हीं की वजह से खड़ा है। सच भी है। और अब बात हाथरस की। हाथरस मामले में आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो लखनऊ खंडपीठ है, वहां परिवार गया, पुलिस आई, सचिव आए, सब लोग रहे और वहां परिवार की तरफ से, पीड़ित परिवार की तरफ से कहा गया है कि सीबीआई जांच गुप्त रखी जाए, उत्तर प्रदेश से बाहर जांच ले जाई जाए और परिवार को सुरक्षा दी जाए। 2 नवंबर को अगली तारीख लगी है। मध्य प्रदेश, वहां भी उपचुनाव है और मैं बार बार कह रहा हूं कि मामा जी नब्ज समझते हैं। कमलनाथ जी कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने और उसके बाद देखिए उनकी राजनीति का तरीका बदल गया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की राजनीति का तरीका अलग है। आज कांग्रेस की एक नेता है दिनेश गुर्जर, उन्होंने बड़ी तीखी टिप्पणी कर दी और हल्की टिप्पणी कर दी शिवराज जी के ऊपर। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं, शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे नहीं हैं। शिवराज सिंह चौहान पे 5 एकड़ जमीन थी, आज हजारों एकड़ जमीन के मालिक हो गए, क्योंकि किसानों का खून पीने का काम इन्होंने किया है। जवाब दिया शिवराज सिंह चौहान ने, हाँ मैं नंगे भूखे परिवार से हूं, इसलिए उनका दुख दर्द समझता हूं। हाँ मैं गरीब हूं, इसलिए गरीब बेटे बेटियों को मामा बन पढ़ाता हूं। गरीब हूं इसीलिए गरीब माँ बाप की बेटियों का कन्यादान करता हूं। गरीब हूं इसीलिए हर गरीब का दर्द समझता हूं, प्रदेश को समझता हूं। शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा। उसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि कमलनाथ जी पैसों के अभाव का रोना रोते थे और हमने पिछले 6 महीने में 23,000 करोड़ रुपए से अधिक किसानों और गरीबों के कल्याण पर खर्च कर दिए। ये ऐसी टिप्पणी मुझे लगता है करने से बचना चाहिए था और कर दी तो उस पर कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह के तुरंत आना चाहिए था। हालांकि कांग्रेस के नेता, इसके पहले फूल सिंह बरैया, उन्होंने सवर्णों पर बहुत खराब टिप्पणी की थी, बहुत विभाजनकारी बयान वो देते रहे। दिग्विजय सिंह जी के बहुत नजदीकी हैं और अभी भी कांग्रेस से एक तरह से कहें कि उनके चेहरे के तौर पर हैं फूल सिंह बरैया। अब कमलनाथ जी के लिए कहा तो भाई नरोत्तम जी का बोलना भी तो बनता था, गृहमंत्री हैं, मुख्यमंत्री पद की दौड़ में खुद को देखते हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी सोने के चम्मच लेके पैदा हुए होंगे अपने मुंह में, लेकिन क्या गरीब घर में पैदा होना अपराध है? और
कोई ऐसा मुख्यमंत्री वो परेशान कर रहा है कांग्रेस को। और अब बात झारखंड की। झारखंड के रांची में आज पुलिस के सामने सीपीआई मावो, इसके एक कहें कि जो कमांडर था, नक्सल कमांडर, ये सब जोनल कमांडर था, बोईदा पहन, उसने अपने 3 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया। सभी को 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा सरेंडर पॉलिसी के तहत। इस नक्सली के ऊपर 5 लाख का इनाम पुलिस ने रखा था। बेहतर होगा, मुख्य धारा में अगर ऐसे लोग आ रहे हैं तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने आज तफज्जुल हुसैन परीमू, इनको पकड़ा है। ये सज्जन कौन है? ये आतंकवादी है और ये आतंकवादी नवीद बाबू हिजबुल मुजाहिदीन, उसके संपर्क के हैं ये, और इनको पकड़ा गया है। और ये आर्म्स एम्यूनिशन यानी हथियार, गोला बारूद ये सप्लाई कर रहे थे तारिक मीर को, जो आरोपी है। जम्मू कश्मीर में सफाई खूब चल रही है। दिलबाग सिंह, जम्मू कश्मीर के डीजीपी, उन्होंने बताया कि 180 आतंकवादी मारे गए हैं 75 सफल ऑपरेशन में। 138 आतंकवादी और उनके सहयोगी पकड़े गए हैं। पिछले 5 दिनों में ही 4 ऑपरेशन में 10 आतंकवादी मारे गए हैं और 1 जिंदा पकड़ा गया है। एक जो आतंकवादी मारा गया है वो, उसको जानना जरूरी है क्योंकि वो पाकिस्तानी नागरिक है, वो आतंकवादी सैफुल्ला। और सैफुल्ला ने सीआरपीएफ पर हमला किया था जिसमें 3 सीआरपीएफ के जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये कुल मिलाकर सफाई का अभियान जम्मू कश्मीर में चल रहा है, इसीलिए चिटके हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला एकदम परेशान है, वो कुछ भी ऊट पटांग बोल रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर के मुसलमानों पर फारूक अब्दुल्ला को भरोसा नहीं है, वो चीन के भरोसे बैठे हैं। तो बैठे रहिए आप। वैसे भी आपका समय अब खत्म हो चुका है। राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी से हारते अब आप देश से लड़ने लगे हैं। खाई तो आपने बहुत कोशिश की जम्मू कश्मीर के लोगों और भारत में करने की, लेकिन अब वो सफल नहीं होने वाली है। डल झील की भी सफाई हो रही है। डल झील पे शिकारा दौड़ तो हुई ही थी, अब सफाई हो रही तो अच्छा है, वहां पर्यटक जाएंगे, ढेर सारे लोग रहेंगे। और आज जम्मू विश्वविद्यालय की प्रवेश में अनियमितता को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया, पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी भी की। नागालैंड में मंत्री सीएम चैंग, उनका निधन हो गया। वो कोहिमा में 78 साल के थे वो। और ओडिशा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शरद कुमार कार, उनका भी निधन हो गया। वो 81 वर्ष के थे और वो चाइनीज वायरस से संक्रमित भी थे। भारतीय जनता पार्टी, जिसको कहते हैं ना कि हर कोई अब आता हुआ दिख रहा है। खुशबू सुंदर याद है आपको, दक्षिण भारतीय अभिनेत्री, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई। पहले उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, तो इस्तीफा के बाद एआईसीसी ने उनको अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटाया, यानी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की, और वो चली आ रही यहां। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में दिक्कत यह है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, जिनका कोई जमीन से बैठे लोगों से संबंध नहीं। भाजपा के संदर्भ में उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि ये पार्टी ऐसी है जो लोगों के लिए काम कर रही है और मुझे इससे कुछ मतलब नहीं कि मुझे क्या मिलेगा। मैं कांग्रेस में भी गई थी तो उनके सबसे बुरे दौर में गई थी। बहुत मशहूर अभिनेत्री हैं, 200 से ज्यादा फिल्में कर चुकी हैं और दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम है। तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड उनको मिला है और केरला स्टेट फिल्म अवार्ड में भी उनको शामिल किया गया है, उनका नाम उसमें रहा है। भारतीय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं, कई बार उनको मुश्किलें भी झेलनी पड़ती हैं। ऐसी ही मुश्किल में 7 भारतीय बंधक लीबिया में थे, अल शोला अल मुडिया कंपनी में, और भारत सरकार ने, भारतीय राजदूत पुनीत रॉय कुंडल ने प्रयास करके, बातचीत करके उनको सबको छुड़ा लिया है। पाकिस्तान से एक खबर है। पाकिस्तान में जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा, ये जो स्पेशल असिस्टेंट थे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के, किस मामले में, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, उन्होंने छोड़ दिया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया है। पाकिस्तान में बहुत कुछ चल रहा है। ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, चाइना वायरस से मुक्त होकर आए और बड़बोलापन तो वो छोड़ते नहीं हैं। हालांकि कई लोग इसको उनकी ताकत भी मानते हैं, कई बार दिखता भी है। और उन्होंने कहा कि नाउ आई एम इम्यून
टू कोविड-19। ऐसा है नहीं, ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ट्रम्प साहब है ये सब वो करते हैं। और अंत में नोबेल प्राइज 2020 जो इकोनॉमिक साइंस अवार्ड दिया गया है वो पॉल और मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को। पॉल और मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन किस लिए? फॉर इंप्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थियरी एंड इन्वेंशंस ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स। आज के दृष्टिकोण में बस इतना ही। बिहार की बातचीत मैंने औपचारिक तौर पर शुरू कर दी है, पहले से शुरू कर दी थी, आज उसकी एक कहें कि बुनियादी बात की है। कल से विधानसभावार बातचीत में शुरू कर दूंगा। पहले चरण के मतदान के बाद पहले चरण में कितनी सीटें आ सकती हैं किसको, दूसरे चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण का, और तीसरे चरण के मतदान के बाद पूरा वो अनुमान भी मैं अपना जरूर बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और फिर से मैं बताऊं कि ये जो अवार्ड मिला है, ये अवार्ड कोई सिर्फ मेरा अवार्ड नहीं है, मेरे पूरे सामाजिक परिवार का अवार्ड है। और ये जो 1 लाख से ज्यादा का सामाजिक परिवार है, ये जिम्मेदारी, गंभीरता, ये सब ज्यादा, जिसको कहते हैं ना कि अब दिमाग में हर वक्त रहेगा कि आप कुछ भी करेंगे तो इतने लोगों को आप भ्रमित भी कर सकते हैं, सही रास्ता भी दिखा सकते हैं। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि जिसको मैं बार बार कहता हूं कि यहां किसी का एजेंडा नहीं चलेगा, सकारात्मक सार्थक विमर्श होगा। उसको इस जो सिल्वर बटन अवार्ड है उससे और ज्यादा मेरे ऊपर ये हमेशा दबाव बना रहेगा, और वो दबाव मैं स्वीकार करता हूं, बेहतरी से करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।